हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे नया चैप्टर। इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कि क्या है केमिकल काइनेटिक्स में। तो जब हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में हमको पढ़ना है कि किस रेट से रिएक्शन हो रही है, किस डायरेक्शन में हो रही है। इसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन किस रेट से रिएक्शन हो रही है इसके बारे में हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स की कि ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with किससे किससे डील करेगी। फर्स्ट तो है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम ROR बोलेंगे शॉर्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन ROR। और थर्ड पढ़ेंगे इसमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम देखते हैं सबसे पहले कि ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद, किसके किसके साथ में डील करती है, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन में जो रेट है उसके बारे में हमें पढ़ना है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रिएक्शन को, उनके बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करनी है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हमें स्टडी करना है। तो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर, ये कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टडी करना है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। जैसे हम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे तो तुरंत यहीं पर दो टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। पहला तो हम लोग पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज ROR, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस ROR। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे एवरेज ROR, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा स्टडी करेंगे इंस्टेंटेनियस ROR, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा हम लोग इसमें स्टडी करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर के बारे में देखेंगे फैक्टर कौन कौन से हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन के इफेक्ट करेंगे। तो जब हम यहाँ पर डिटेल करेंगे इसकी फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की, उसमें बहुत से फैक्टर्स हम बताएंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम दो टाइप पढ़ेंगे फैक्टर्स के, एक तो पढ़ेंगे जब टेम्परेचर को, तो जब टेम्परेचर हम स्टडी करेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे एक आर्हेनियस लॉ या आर्हेनियस इक्वेशन बोल सकते हैं, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। और जब इसमें हम कंसंट्रेशन पढ़ेंगे तब हम इसमें पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे तो अलग अलग टाइप के ऑर्डर पढ़ेंगे रिएक्शन के। जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और nth ऑर्डर रिएक्शन। अलग अलग यहाँ पर ऑर्डर की रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। इसमें जब हम कंसंट्रेशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और nth ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कशन होगा। इसके आगे इसमें और भी टॉपिक हैं। नंबर थर्ड, इसमें हम पढ़ेंगे रेट लॉ के बारे में, रेट लॉ, और इसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी, और इसमें एक टॉपिक और हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये इतने टॉपिक हमको डिस्कस करना है चैप्टर में, तो सबसे पहले हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर एक बार आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं कि चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना रेट ऑफ रिएक्शन। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, फिर फैक्टर्स पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग जब बहुत से फैक्टर पढ़ेंगे, लेकिन जब उसमें टेम्परेचर पढ़ेंगे तो उसमें आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, और जब कंसंट्रेशन पढ़ेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और nth ऑर्डर रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक इसमें हमको पढ़ना है रेट लॉ के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ना है हमको, और इसमें हमें डिस्कस करने हैं आगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। तो चलिए अब आगे इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में टाइम के साथ में, वही होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में हमें दो टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करनी है, लेकिन यहाँ पर जो कंसंट्रेशन चेंज होगा रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, वो किस टाइप की रिएक्शन के बारे में हमको पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्शन जो होती हैं वो अलग अलग टाइप की, जिसमें सबसे पहले होता है फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन, और फास्ट रिएक्शन जो होती हैं वो सब होती हैं आयनिक रिएक्शंस। ये होती हैं आयनिक रिएक्शन। जितनी भी आयनिक रिएक्शन है वो सभी फास्ट रिएक्शन है। तो आयनिक रिएक्शन में यहाँ पर हम देखते हैं जैसे NaCl, इसको AgNO3 के साथ में रिएक्ट कराया गया है। तो यहाँ पर NaCl में Na और Cl के आयंस हैं, AgNO3 में Ag और NO3 के आयंस हैं। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके निगेटिव चार्ज से रिएक्ट करेगा, इसका निगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज से रिएक्ट करेगा, और उधर फॉर्म कर देगा प्रोडक्ट AgCl प्लस NaNO3।
यहाँ पर ये जो रिएक्शन भी यहाँ पर जो NaCl और AgNO3 हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, इनमें आयंस हैं और आयंस जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। इनके जो आयंस है एक दूसरे से टकराएंगे और बहुत ही जल्दी से रिएक्ट कर जाएंगे और ये रिएक्शन जो होगी बहुत ही जल्दी 10⁻⁻⁶ सेकेंड में, मतलब माइक्रो सेकेंड में रिएक्शन हो जाती है। इसीलिए ऐसी रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस टाइप की रिएक्शन के बारे में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इस टाइप की जो रिएक्शन है उसमें ROR कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर हमें प्रैक्टिकली ROR निकालनी है तो जो भी फास्ट रिएक्शंस होती हैं, आयनिक रिएक्शन जो भी होती हैं, उनमें हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो हमने आपको बताया सबसे पहले कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, हमें किस टाइप की रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले हमने देखा फास्ट रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन जो होती हैं वो माइक्रो या पिको सेकेंड में हो जाती है, पलक झपकते ही रिएक्शन हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन के बारे में रेट ऑफ रिएक्शन निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। ये सब आयनिक रिएक्शन होती हैं। यहाँ पर हमने आपको एक रिएक्शन बताया है, जैसे AgNO3 NaCl के साथ में जब रिएक्ट करेगी, इसमें आयंस हैं, NaCl में सोडियम और क्लोरीन के आयन हैं और AgNO3 में सिल्वर और नाइट्रेट के आयंस हैं। ये तुरंत माइक्रो सेकेंड में ही रिएक्ट कर जाते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ये माइक्रो सेकेंड में बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो कंसंट्रेशन चेंज हुआ रिएक्शन में, उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट रिएक्शन के लिए नहीं यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। अगला देखते हैं स्लो रिएक्शन। देखिए स्लो रिएक्शन में जैसे डायमंड है तो डायमंड से ग्रेफाइट को बनाना है, तो डायमंड से ग्रेफाइट को बनने में बहुत से ईयर्स का टाइम लगेगा। या दूसरा एग्जांपल ले लें, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है एक मेटल है, उसके ऊपर रस्ट होना है, तो वो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो ईयर्स ले लेता टू कंप्लीट, अब ऐसा तो ही नहीं कि कोई मेटल है तो उसमें तुरंत ही रस्ट हो जाएगा। रस्टिंग के लिए ईयर्स लगते हैं, उसमें टाइम लगता है, सालों साल का टाइम लगता है, तब जाके रस्ट होता है मेटल के ऊपर। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो ईयर्स टू कंप्लीट। रस्टिंग ऑफ आयरन में कई ईयर्स लग जाते हैं जब आयरन पे रस्टिंग होती है। तो ये रिएक्शन जो है बहुत ही स्लो रिएक्शन है। तो स्लो रिएक्शन में भी हम ROR जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो ROR जो होगा स्लो रिएक्शन में वो प्रैक्टिकली कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो फास्ट रिएक्शन के लिए भी हमने पहले पढ़ा कि ROR डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। स्लो रिएक्शन इतनी स्लो रिएक्शन होगी कि उसमें भी हम ROR डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो अब किस टाइप की रिएक्शन है जिसके लिए हमें ROR फाइंड करना है? तो थर्ड टाइप की रिएक्शन होती है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन जो मॉडरेट रिएक्शन होती है इनके बारे में हमें पढ़ना है। जो मॉडरेट रिएक्शन है ये रिएक्शन मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो भी हैं वो सभी मॉडरेट रिएक्शन हैं। ऐसी रिएक्शंस को कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत कम भी टाइम नहीं लगता है। ये सभी मॉडरेट रिएक्शन है। इनमें जो टाइम लिमिट होती है वो फाइनाइट होती है, फाइनाइट टाइमिंग होती है इनकी। तो जो मॉडरेट रिएक्शन है फाइनाइट उनकी टाइमिंग होती है। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए हम ROR फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी मॉडरेट रिएक्शन है वो सभी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन हम करके देखते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया,
बाई हैबर प्रोसेस। तो N2 + 3H2 2NH3, N2 + 3H2 गिव्स अप 2NH3। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यहाँ पर हमने रिएक्शन लिखी है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होगी और यहाँ पर हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्डिंग होगी। तो ये जो नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग पहले ब्रेक होगी। यहाँ पे जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, बॉन्ड इनका ब्रेक होगा, पहले टूट जाएगा बॉन्ड। पहले बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट होगा। फिर यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड के ब्रेक होने में कुछ टाइम लगेगा और बॉन्ड के फॉर्म होने में कुछ टाइम लगेगा। तो बहुत कम भी टाइम नहीं लग रहा है कि माइक्रो सेकेंड या पिको सेकेंड में रिएक्शन हो जाए, और इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लग रहा है कि रिएक्शन को होने में कई ईयर्स का टाइम लगे। तो यहाँ पर ये मॉडरेट रिएक्शन है, बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड बनेगा तो लिमिटेड टाइम लगेगा, फाइनाइट टाइम, जिसको हम पता कर सकते हैं कि कितना टाइम लगा है। तो ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं जिनके लिए फाइनाइट टाइम होता है वो मॉडरेट रिएक्शन है, और मॉडरेट रिएक्शन के लिए ही हमें ROR पढ़ना है आगे। तो एक बार हम रिएक्शंस एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्शन कितने टाइप की हैं। तो कुछ रिएक्शन है फास्ट रिएक्शन जो कंप्लीट होने में ईयर्स का टाइम लेती हैं, और इसके बाद कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो बहुत ही स्लो हैं, जो यहाँ पर फास्ट रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होने में माइक्रो या पिको सेकेंड का टाइम लेती हैं, और इसके बाद कुछ फास्ट रिएक्शन स्लो रिएक्शंस जो हैं जो कंप्लीट होने में ईयर्स का टाइम लेती हैं। तो इन दोनों रिएक्शन के लिए हम ROR जो है वो प्रैक्टिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। फिर थर्ड टाइप की रिएक्शन हमने यहाँ पर पढ़ा है मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन के लिए हम ROR जो है वो प्रैक्टिकली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो मॉडरेट रिएक्शन है वो सभी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड फॉर्म होगा। बॉन्ड के ब्रेक होने में, बॉन्ड के फॉर्म होने में फाइनाइट टाइम लगेगा, जिसको हम पता कर सकते हैं कि कितना टाइम लगा है। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हमें दो टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, एक तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। वीडियो चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज ROR। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को सबसे पहले हम देखेंगे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, पहले हम ये समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए एक रिएक्शन हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2A + 3B गिव्स अप 4C। ये फॉर एग्जांपल मैंने एक रिएक्शन यहाँ पर लिखी है, इसके लिए हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज ROR, इस रिएक्शन के लिए कैसे लिखा जाएगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पर जो भी रिएक्टेंट हैं,
देखिए रिएक्टेंट, जब कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट जो होते हैं वो टाइम के साथ धीरे धीरे ख़त्म होते रहते हैं, और जो प्रोडक्ट है वो टाइम के साथ धीरे धीरे फॉर्म होते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो सबसे पहले हम जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो भी रिएक्टेंट होगा उसके पहले माइनस का साइन लगाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर -1/2 लिखेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस का साइन ये बता रहा है कि जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ में धीरे धीरे ख़त्म होता रहेगा। फिर इक्वल, फिर यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बी के लिए लिखेंगे तो कंसंट्रेशन चेंज ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस का साइन क्योंकि बी जो है वो रिएक्टेंट है, और यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3 तो 1/3। जो भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसका डिवाइड हमें लगाना है, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। लेकिन जब प्रोडक्ट होगा तो उसके पहले साइन जो लगाएंगे वो पॉजिटिव लगाएंगे, क्योंकि जो रिएक्शन होती है उसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो टाइम के साथ में फॉर्म होता है, बनता रहता है, और जो रिएक्टेंट होते हैं वो टाइम के साथ में धीरे धीरे ख़त्म होते रहते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे सी का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो कंसंट्रेशन चेंज ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम +1/4। यहाँ पे प्लस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर सी जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के पहले प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो धीरे धीरे फॉर्म होगा। एक रिएक्शन को और यहाँ पर लिखते हैं, उसको समझने के लिए इसको हम एक बार रिवीजन कर देते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन हमने लिखा है 2A + 3B गिव्स आउट 4C। इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है ये -1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन डेल्टा टी। फिर इक्वल -1/3 कंसंट्रेशन चेंज ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम +1/4 कंसंट्रेशन चेंज ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। माइनस साइन लगेगा रिएक्टेंट के पहले क्योंकि रिएक्टेंट जो होंगे वो रिएक्शन में धीरे धीरे खत्म होंगे, और प्लस साइन लगेगा प्रोडक्ट के पहले क्योंकि प्रोडक्ट जो होगा वो रिएक्शन में धीरे धीरे फॉर्म होगा, बनेगा। चलिए एक रिएक्शन यहाँ पर और लेते हैं और उसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक रिएक्शन लेते हैं A + 3B गिव्स आउट 4C। ये रिएक्शन हमने लिखा है और इस रिएक्शन के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज ROR, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे इसका देखिए। तो यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो A और B हैं और प्रोडक्ट जो है वो C है, मतलब A और B के पहले माइनस का साइन लगना है और C के पहले प्लस का साइन लगना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन चेंज ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 तो माइनस साइन लगा देंगे, या 1/1 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इक्वल यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम -1/3 इक्वल यहाँ पर लिखा हुआ है 4C तो यहाँ पे लिखेंगे +1/4 कंसंट्रेशन चेंज ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो रिएक्शन हमने लिखी है उस रिएक्शन के लिए हमने A + 3B गिव्स आउट 4C लिखा हुआ है, तो A और B जो है वो रिएक्टेंट हैं और C जो है वो प्रोडक्ट है। तो A और B के पहले हमने माइनस का साइन लगाया है और जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे हमने डिवाइड किया है, और यहाँ पर 4C लिखा हुआ था तो यहाँ पर हमने +1/4 और कंसंट्रेशन चेंज ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर हमने लिखा है। एक रिएक्शन और देख लेते हैं और उसके लिए हम समझते हैं यहाँ पर ROR किस तरीके से निकालेंगे। रिएक्शन लेते हैं 4NH3 + 5O2 गिव्स आउट
4NO प्लस 6H2O, ये रिएक्शन हमने लिया है। इस रिएक्शन के लिए हमें इस रिएक्शन के लिए हमें ROR एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। देखिए इस रिएक्शन के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एवरेज ROR, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन चेंज ऑफ NH3 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि NH3 जो है वो रिएक्टेंट है और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 4, तो यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे 1/4 का, इक्वल का साइन लगाएंगे। कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ऑक्सीजन O2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम -1/5, माइनस लगाया क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट है। फिर यहाँ पर लिखेंगे +1/4 कंसंट्रेशन चेंज ऑफ NO विद रेस्पेक्ट टू टाइम, +1/6 कंसंट्रेशन चेंज ऑफ H2O विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर देखिए रिएक्शन लिखी हुई थी 4NH3 + 5O2 गिव्स आउट 4NO + 6H2O, ये रिएक्शन लिखी हुई थी। इस रिएक्शन के लिए हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो हमने आपको बताया कि जो भी रिएक्टेंट दिया हुआ है उसका कंसंट्रेशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखेंगे। अगर वो रिएक्टेंट है तो उसके पहले माइनस का साइन लगाएंगे और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी लिखा हुआ उसका डिवाइड लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ 4NH3, तो यहाँ -1/4 कंसंट्रेशन चेंज ऑफ NH3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, -1/5 कंसंट्रेशन चेंज ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और NO और H2O जो प्रोडक्ट हैं इसके पहले प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का साइन और माइनस का साइन किस लिए लगा रहे हैं, इस बात को आप समझ लीजिए कि प्लस का साइन जो लगा रहे हैं इसका मतलब रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे फॉर्म होता रहता है, बनता रहता है, और जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे गायब होते रहते हैं, और प्रोडक्ट जो है वो टाइम के साथ में बनते रहते हैं। तो प्रोडक्ट के पहले यहाँ पर प्लस का साइन NO लिखा हुआ, तो +1/4 कंसंट्रेशन चेंज ऑफ NO विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और +1/6 कंसंट्रेशन चेंज ऑफ H2O विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें और समझना है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिसअपीयरेंस ये क्या होते हैं, इनको हमें समझना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है NH3, तो NH3 के पहले मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया है। अगर आपसे कह दे कि NH3 जो है वो डिसअपीयर होगा रिएक्शन के अंदर, तो ये जो माइनस का साइन लगा हुआ है ये भी ये चीज़ बता रहा है कि रिएक्शन के अंदर जो NH3 है वो धीरे धीरे डिसअपीयर होगा। अगर यहाँ पर लिखा हो कि RO इसका जो है डिसअपीयरिंग हमको निकालना हो NH3 का, तो माइनस का साइन वहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो वर्ड ही बोल दिया डिसअपीयर, उसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे डिसअपीयर होता रहेगा। तो चलिए इसके लिए हम समझते हैं इसी रिएक्शन के लिए कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है। तो रिएक्शन यहाँ पर लिख लेते हैं, वही रिएक्शन लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 4NH3 + 5O2 गिव्स आउट 4NO + 6H2O। तो यहाँ पर ROR ऑफ अपीयरेंस, और एक पढ़ेंगे इसमें ROR ऑफ डिसअपीयरेंस। तो ROR ऑफ अपीयरेंस और ROR ऑफ डिसअपीयरेंस ये हमें पढ़ना है इसमें। तो अपीयरेंस जो होगा वो प्रोडक्ट के लिए होगा, किसी भी प्रोडक्ट के लिए हमें पूछ सकता है, और जो डिसअपीयरेंस है वो रिएक्टेंट के लिए होगा, किसी भी रिएक्टेंट के लिए हमसे पूछ सकता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है। सॉरी यहाँ पर रेट ऑफ लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। इसको शॉर्ट में अगर हमें लिखना होगा
तो यहाँ पे लिखेंगे ROA और इसे लिखेंगे डिसअपीयरेंस को ROD, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस जो होगा वो प्रोडक्ट के लिए होगा। सपोज हमें यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना है NO के लिए, तो NO के लिए लिखेंगे कंसंट्रेशन चेंज ऑफ NO विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और सपोज हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना है NH3 के लिए, तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन चेंज ऑफ NH3 विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर एक बात समझना है आपको अच्छे से, यहाँ पर लिख ही दिया है अपीयरेंस, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर लिख दिया है डिसअपीयरेंस, इसका मतलब उसने बता ही दिया कि वो गायब होगा, धीरे धीरे डिसअपीयर होगा, तो यहाँ पर माइनस साइन लगाने का भी कोई मतलब नहीं है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो होगा वो हमेशा उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर मॉड ही यूज़ कर देते हैं कि हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एक चीज़ और ध्यान देना आपको कि जब भी आप रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आप निकाल रहे होंगे तो वहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी आएगा उससे आप डिवाइड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा होता, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन NO का, तो यहाँ पर +1/4 लिखते हैं। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा होता NH3 का, तो यहाँ पर -1/4 हम यूज़ करते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी होता, तो जो भी रिएक्टेंट होता उसके पहले माइनस और प्रोडक्ट के पहले हम प्लस का यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी आपसे रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछेगा तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर एक तो प्लस माइनस साइन का यूज़ नहीं करना है, और दूसरी बात जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड नहीं करना है। तो ये हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। जी सर, स्टॉप करके पी सकते हैं क्या? थैंक यू। चलिए सबसे पहले हम इसके बाद यूनिट देख लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी उसकी यूनिट क्या होगी, और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के बाद में एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस पर रेट ऑफ रिएक्शन पे लगा के। इसके बाद हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट क्या होती है। तो यूनिट ऑफ ROR, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो यूनिट ऑफ ROR क्या होगी वो देखते हैं हम लोग। तो यूनिट के बारे में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो जो भी रिएक्शंस हैं वो 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या nth ऑर्डर, कोई भी रिएक्शन आपको दी हुई है तो आपको इसकी यूनिट लर्न करने के लिए सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको याद रखना है मोल अपॉन लीटर टू द पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स, या 1 सेकेंड भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 1 सेकेंड लिख दो या सेकेंड इनवर्स लिख दो, नो प्रॉब्लम। आपको सिर्फ हमेशा ROR की यूनिट पता करनी है तो आपको सिर्फ लिखना है मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पर R जो n लिखा हुआ, सॉरी जो n लिखा हुआ ये क्या है, n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, nth ऑर्डर है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखी हुई है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पूछ रहा है कि उसकी यूनिट क्या होगी, तो हम n की जगह पे यहाँ पर 1 रख देंगे। अगर पूछ रहा है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगी तो हम यहाँ पर 0 रख देंगे। अगर पूछ रहा है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगी तो हम यहाँ पर 2 रख देंगे। अगर पूछ रहा है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगी तो हम n लिखा हुआ है वही लिखा रहने देंगे, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट निकल आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम यहाँ पर यूनिट निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोल
अपॉन लीटर की पावर 1, n की वैल्यू 1 रखेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम निकाल रहे हैं, और इनटू सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर 0 आ जाएगी, और पावर 0 आएगी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट जो है वो सेकेंड इनवर्स आ जाएगी। इस तरीके से हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर देखें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी यूनिट हम निकाल सकते हैं। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम यूनिट निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे मोल अपॉन लीटर टू द पावर 1 माइनस 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। ये यहाँ पर हम जीरो रख देंगे क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा मोल अपॉन लीटर, अब ऊपर 1 आ गई पावर, और इंटू सेकेंड इनवर्स। अब ऊपर 1 है तो ये हो जाएगा मोल इंटू लीटर, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा लीटर इनवर्स, और इंटू सेकेंड इनवर्स तो यहाँ पर है ही। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट आ गई है। इसी तरीके से हम यहाँ पर n की जगह पे 2 पुटअप करके 3 पुटअप करके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए सीधा हमने आपको एक फार्मूला बता दिया कि आप इसको याद रखो बस, सिर्फ मोल अपॉन लीटर टू द पावर n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स। किसी भी ऑर्डर के लिए रिएक्शन पूछनी है, नो प्रॉब्लम, n की जगह पे वही ऑर्डर का नंबर रख दीजिए, आपको उसी ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट है वो निकल आएगी। तो यहाँ पर हमने आपको 2 बता दिए हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या है और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या है। इसी तरीके से आप सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर के लिए यूनिट निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है N2 + 3H2 gives out 2NH3, और इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया two moles of N2 disappear. Two moles of N2 disappear. In 1 minute. और जो वॉल्यूम दिया हुआ है वेसल का वो दिया हुआ है 1 लीटर। जो बर्तन है जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रही है उसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर दिया हुआ है। तो इसमें हमें अब फाइंड करना है क्वेश्चन। सबसे पहले हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, ROR निकालना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, और दूसरा हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, ROR ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकालना है, और ROA ऑफ NH3। और तीसरा क्वेश्चन हमें इसमें फाइंड करना है ROA ऑफ NH3। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ROR निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, और ROD यहाँ पर हमें निकालना है ROD ऑफ H2, जो यहाँ पर H2 है उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है, और ROA ऑफ NH3, और जो अमोनिया यहाँ पर फॉर्म हो रही है, बन रही है, उसका रेट ऑफ अपीयरेंस हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है N2 + 3H2 gives out 2NH3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। रिएक्शन दी हुई, इस रिएक्शन के लिए कहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जब अमोनिया बनती है तो 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपीयर, तो 2 मोल जो N2 है वो डिसअपीयर हो जाती है, और ये जो इन 1 मिनट में डिसअपीयर होती है। तो हमें ये जो प्रोसेस हो रहा है वो वॉल्यूम ऑफ द वेसल 1 लीटर, वो 1 लीटर का वेसल है, उसके अंदर ये रिएक्शन हो रही है, उसका वॉल्यूम है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करनी 3 चीज़ें, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, दूसरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 फाइंड करना है, और तीसरा ROA ऑफ NH3 फाइंड करना है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले इस बात को हमें समझना है
कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपीयर। मतलब यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपेरियंस ऑफ N2 दिया हुआ है, मतलब ROD ऑफ N2 हमें दिया हुआ है, और N2 का अगर हम ROD निकालेंगे तो ये आएगा डेल्टा कंसंट्रेशन चेंज ऑफ N2 अपॉन डेल्टा T। ये यहाँ से आएगा, जो भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 है वो इस तरीके से यहाँ पर आएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 यहाँ इस तरीके से आएगा, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, ये दिया हुआ है 2 मोल्स है। ये 1 सेकेंड में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ROR लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ROR क्या होगा, ROR होगा माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वल टू -1/3 कंसंट्रेशन चेंज ऑफ H2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कंसंट्रेशन चेंज ऑफ NH3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमने यहाँ पर ROR लिख लिया है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये कैसा ROR लिया है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है। ये मैंने यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया है। तो यहाँ पर N2 का डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T जो है वो दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू जो है वो 2 मोल्स दी हुई है। तो यहाँ पर ROR निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले ROR ऑफ डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T ये दिया हुआ है, ये निकालेंगे यहाँ पर ROR। तो मोल अपॉन लीटर, कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो मोल अपॉन लीटर, तो ये लिखा हुआ है 2 मोल्स अपॉन लीटर, 1 लीटर है, और 1 मिनट में, तो 1 मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकेंड हो जाएगा। तो 2/60 कैंसिल कर देंगे तो 30, ये 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये ROR आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ था कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें निकालना था। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इतना आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन 1/3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और दूसरा क्वेश्चन इसी में हमें दिया हुआ था, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ था कि ROD ऑफ H2 हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ROR लिखते हैं, और H2 के उसमें दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए H2 का दिया हुआ है -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। तो -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। अगर यहाँ पर ROD लिखेंगे, ROD ऑफ H2, तो कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, यही तो लिखेंगे ना। अब यहाँ से ROR की वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर दें 1/3, और ये 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। तो देखिए इतने की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये ROD ऑफ H2 होगा। तो यहाँ पर इसको अगर हम इधर कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 अपॉन कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 10 टाइम, तो ये आ जाएगा 1/10 इज इक्वल्स टू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। तो यहाँ से ये आ गई वैल्यू ROD ऑफ H2 की, ये ROD है, ये इक्वल होगा इसके, मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर ROD ऑफ H2 जो आया है वो आया है 1/10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये इतना आ गया है। अब एक क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ था, वो भी देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ ROA ऑफ NH3, अमोनिया का रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया देख लेते हैं कि कितना आएगा। तो यहाँ पर ROR लिखा हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, अमोनिया के लिखा हुआ 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। तो सबसे पहले ROR
ऑफ अमोनिया लिखा हुआ 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, ये लिखा हुआ है। और R ओ R हम फाइंड कर चुके हैं, 1/30 आया है, तो ये 1/2 और ये इतना जो होगा यही तो होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, ROA ऑफ NH3, ROA ऑफ NH3 क्या होगा, ये होगा डेल्टा NH3 ऑफ डेल्टा T। यही जो वैल्यू हम निकालेंगे यही तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 होगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ पर डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T ये वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल करेंगे तो 1/15 आएगा, 1/15 डेल्टा NH3 कंसंट्रेशन चेंज ऑफ NH3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 जो आएगा अमोनिया का, ये 1/15 मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आएगा। तो देखिए क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें दी हुई थी, 3 चीज़ें हमसे क्वेश्चन में पूछी थी, सॉरी। यहाँ से देखते हैं स्टार्टिंग से। क्वेश्चन में हमें रेट यहाँ पर जो दिया हुआ था वो हमें दिया हुआ था कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 जो दिया हुआ था वो हमने यहाँ पर लिख लिया था 2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, 2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ था। इसकी हेल्प से हमने सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन पहले लिखा, पूरी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकाला कि 1/3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आया है। इसके बाद हमने ROR की हेल्प लेकर यहाँ पर ROD ऑफ H2 निकाला है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 जो हमने निकाला तो 1/10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आया है। और इसके बाद हमने यहाँ पर फाइंड किया है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, तो उसकी वैल्यू आई है 1/15 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन हमें लगाना है रेट ऑफ रिएक्शन के बेस्ड पे। तो न्यूमेरिकल हम और क्वेश्चन करते, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक इसी में जो दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन है वो देखते हैं, और सेकंड है इंस्टेंटेनियस ROR, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए जिस तरीके से हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है उसी तरीके से हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ना है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन हम लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है रिएक्शन लिखी हुई है 2A + 3B गिव्स आउट 4C, ये रिएक्शन लिखी हुई है। हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका आपको बताया। अब हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का क्या तरीका है। तो देखिए जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो बहुत ही कम टाइम, कह सकते हैं कि 0 सेकेंड, 0 टाइम के लिए होती है। 0 सेकेंड में जो टाइमिंग होती है उसके लिए होती है। मतलब जब डेल्टा T की वैल्यू इतनी छोटी हो जाए कि वो नियर अबाउट 0 को टच करे, 0 के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पर डेल्टा T को dt लिखते हैं। जब चेंज ऑफ टाइम जो है वो बहुत ही कम हो जाए, बहुत ही कम टाइम के लिए डेल्टा T जो है वो नियर अबाउट 0 के इक्वल हो जाए, 0 को टच करे, तो डेल्टा T को जो है dt लिखते हैं यहाँ पर। तो इस टाइम पे जो भी रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड करते हैं वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस ROR, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो जो भी रिएक्टेंट होगा उसके पहले माइनस का साइन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के डिवाइड लगाएंगे, और ऊपर D कंसंट्रेशन चेंज ऑफ A अपॉन dt, फिर इक्वल का साइन -1/3 D कंसंट्रेशन चेंज ऑफ B अपॉन dt इक्वल +1/4 D कंसंट्रेशन चेंज ऑफ C अपॉन dt।
इस तरीके से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंट है, इस बात को हमें समझना है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही कम टाइम में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसके लिए हमें पढ़ना होता है कि डेल्टा टी जो है वो नियर अबाउट जीरो को टच करे, तब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो डेल्टा टी को जो है डी टी लिखते हैं यहाँ पर। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जब किसी भी रिएक्शन के लिए हम निकालते हैं तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है, बस डेल्टा की जगह पे डी लिखते हैं और नीचे डेल्टा टी की जगह पे डी टी लिखते हैं। इस बात को हमें समझना है सिर्फ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। एक और एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे रिएक्शन लिखी हुई है H2 + I2 gives out 2HI, ये रिएक्शन लिखी हुई है और इसके लिए हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ROR निकालना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे माइनस डी कंसंट्रेशन चेंज ऑफ H2 अपॉन dt इक्वल का साइन लगाएंगे, माइनस डी कंसंट्रेशन चेंज ऑफ I2 अपॉन dt इक्वल +1/2 कंसंट्रेशन चेंज ऑफ HI हाइड्रोजन आयोडाइड अपॉन डी कंसंट्रेशन चेंज ऑफ HI अपॉन dt। इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पे जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको किस तरीके से हमें लगाना है, इसको हमें देखना है। तो सबसे पहले जो रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट हैं उनसे रिलेटेड जो भी ग्राफ है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हमें देखना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे रिएक्टेंट के लिए। यहाँ पर हम रिएक्टेंट को लेंगे और यहाँ पर हम टाइम को शो करेंगे, टाइम दिखाएंगे। तो जो रिएक्टेंट होता है वो टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्टेंट जो होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होता रहता है। अब ये यहाँ पर जो हमने दिखाया है, ये जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये जो रिएक्टेंट है वो इस वाली लाइन को टच नहीं करेगा। कभी भी किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वो कभी भी 100% यूज़ नहीं होता। मतलब कोई भी रिएक्शन हम कह सकते हैं कि कभी भी 100% नहीं होती है, इसलिए इसको कभी भी यहाँ पर टच नहीं कराना है। लेकिन जो हम ग्राफ ड्रा करेंगे प्रोडक्ट और टाइम के बीच में, अगर यहाँ पर प्रोडक्ट लें, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में जो भी ग्राफ हम यहाँ पर ड्रा करेंगे, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो प्रोडक्ट जो होता है वो टाइम के साथ में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक कंडीशन आती है जब प्रोडक्ट जो है बिल्कुल स्टे हो जाता है उसका बनना, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट जो भी बन रहा है वो धीरे धीरे एक कंडीशन के बाद बनना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो लाइन हमने दिखाई है ग्राफ की, तो एक कंडीशन तक तो प्रोडक्ट बनता रहेगा, फिर प्रोडक्ट जो है वो बनना बंद हो जाएगा, तो ये लाइन जो है बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इस तरीके से ग्राफ हम ड्रा करते हैं। तो किस तरीके से हम निकालते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए हम किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं वो हम देखते हैं आगे। तो सपोज कीजिए यहाँ पर कोई हम यहाँ पर रिएक्शन लिख लेते हैं P + 3Q gives out 4R। ये रिएक्शन हमने यहाँ पर लिख ली है। इस रिएक्शन में अगर हमें P, Q या R किसी के भी हमें पूछ ले कि उसके लिए हमें किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना है, तो सपोज करो हमें P के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हमें पूछ रहा है किसी भी टाइम पर, तो रेट ऑफ रिएक्शन P के लिए किसी भी टाइम पर पूछेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पर हमें बताना है कि P का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ से हमें बिल्कुल सीधी सी लाइन ड्रा करनी है और जो भी यहाँ पर टेंजेंट आएगा उसका हम देखेंगे कि कितना एंगल है, और वही जो टेंजेंट होगा वही P का जो है कंसंट्रेशन
पी का सॉरी यहाँ पर पी का जो है रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर ऑफ पी, पी का जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा मतलब डेल्टा पी अपॉन डी टी, ये हम कह सकते हैं पी के लिए जो भी आएगा वो tan थीटा के इक्वल होगा, जो भी इसका टेंजेंट आएगा वही इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पर जो भी हम tan थीटा निकालेंगे उसके लिए हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट के लिए दिया हुआ है तो प्रोडक्ट तो टाइम के साथ में बढ़ रहा है, तो यहाँ पर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर हमसे पूछ लिया है तो उसके लिए हम इस तरीके से लाइन ड्रा करेंगे और इसके पीछे यहाँ पर टेंजेंट हम बनाएंगे, थीटा बनाएंगे, एंगल बनाएंगे, और ये भी जो भी आएगा यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू वही रेट ऑफ रिएक्शन होगी। सपोज करो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर ऑफ आर का पूछ लिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन आर का क्या होगा, तो यहाँ पर आर का रेट ऑफ रिएक्शन जो भी आएगा वो tan थीटा के इक्वल आएगा। मतलब tan थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे और tan थीटा की वैल्यू जो भी आएगी, टेंजेंट की वैल्यू जो भी आएगी वही इस रिएक्शन के लिए R का रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो आगे हम क्वेश्चन और लगा के चेक करते हैं, लेकिन टाइम अब है नहीं, तो यहीं तक क्लास को रखते हैं और फिर इसके आगे का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू क्लास।